सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमेशा हम आपको बेदार करने के लिए, आपको होशियार करने के लिए बहुत सारी बातें बताते हैं। इसी तरह से इसी कड़ी में आज का जो हमारा मौजू है बेहद ख़ास है और मेरी गुजारिश है आपसे, आप इस पूरे प्रोग्राम को आखिर तक देखिए। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई अचानक से गिर गया है, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को रात में या किसी और वक्त में हार्ट की कोई परेशानी हुई, या आप किसी को महसूस कर रहे हों या आपने देखा हो कि कोई अचानक अनकॉन्शियस हो गया है। तो ये सारे हालात इमरजेंसी के हालात होते हैं और फर्स्ट एड के हालात होते हैं, यानी कि इब्तिदाई जो तिब्बी इमदाद है या मदद है उसके होते हैं। इसके बारे में बेहद बेदार रहने की ज़रूरत है और मेरी ये गुजारिश है, इस प्रोग्राम में जो भी हमारे माहिराने तिब आपको बताएंगे उन बातों पर गौर करिएगा, उन्हें समझिएगा। तो आज का हमारा मौजू जो है फर्स्ट एड पर है। इसमें सारी बातें आपसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फराहम कराने की आपको कोशिश करेंगे। और मेरी ये गुजारिश है, आप भी अगर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं और हमारे माहिरीन से बात कर सकते हैं। तो बाकायदा अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह ये बेहद ख़ास रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाइए। फर्स्ट एड या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद एक ऐसी बुनियादी महारत है जो हर इंसान को आनी चाहिए। जिंदगी के सफर में हादसात, चोटें या अचानक बीमारी किसी भी वक्त पेश आ सकती है। ऐसे में फौरी तौर पर दी जाने वाली इब्तिदाई इमदाद किसी की जान बचाने का जरिया बन सकती है। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर हैं, बल्कि इसका मकसद ये है कि आप मरीज या जख्मी को फौरी तौर पर इतनी मदद फराहम करें कि उसकी हालत मजीद खराब ना हो और उसे महफूज तरीके से तिब्बी मरकज तक पहुंचाया जा सके। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को कट लग जाए तो जख्म को साफ करना और पट्टी बांध देना फर्स्ट एड है। अगर किसी का सांस रुक जाए तो फौरी तौर पर CPR देना फर्स्ट एड है। इसी तरह गर्मी में बेहोश हो जाने वाले शख्स को सायादार जगह पर लिटाना और पानी के छींटे देना भी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद है। अक्सर औकात लोग ये सोचते हैं कि फर्स्ट एड सिर्फ नर्सिस या मेडिकल स्टाफ को आना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि हर आम इंसान को भी ये महारत सीखनी चाहिए। घर, स्कूल, दफ्तर या सड़क पर किसी भी वक्त इमरजेंसी पेश आ सकती है और करीब मौजूद शख्स की बरवक्त इमदाद सबसे ज्यादा कीमती साबित होती है। हर साल वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सितंबर के दूसरे हफ्ते को मनाया जाता है। इस साल ये दिन 13 सितंबर 2025 को मनाया जा रहा है ताकि आवाम को ये शऊर दिया जा सके कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सीखना कितना जरूरी है। खुलासा ये है कि फर्स्ट एड एक कीमती हुनर है जो बड़े हादसे को छोटे नुकसान में बदल सकता है। हमें चाहिए कि हम ये महारत सीखें और दूसरों को भी सिखाएं ताकि माशरा ज्यादा से ज्यादा महफूज और सेहतमंद बन सके। जैसा कि रिपोर्ट में बताया है कि हमारा माशरा सेहतमंद माशरा हो और हर कोई खुश हो, सभी की सेहत बेहतर हो। नाजरीन, एक बात मैं यहाँ पर फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम है ये बहुत ही ख़ास इसलिए भी हो जाता है कि अगर आप कभी भी देखते हैं इस तरह के हालात फर्स्ट एड वाले जो
हो रहे हैं वहाँ पर आप मौजूद हैं, अगर आपको नॉलेज है, अगर आप जानकार हैं, तो आप किसी की कीमती ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए जो हमारी जो बेदारी मुहिम है वो बहुत ही कारगर होती है, उसके बारे में बेहद समझना और जानना ज़रूरी है। तो आज हम इस पर बात करेंगे फर्स्ट एड पर, और आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। और बात आज हो रही है हड्डियों को लेकर, बात आज हो रही है हार्ट को लेकर और बहुत ही ख़ास दिमाग को लेकर। तो इसके बारे में बात करने के लिए हम जो शुरुआत करते हैं अपने पैनलिस्ट की, आप कौन से तारुफ कराते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं पंत हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान फारूकी, जो कि प्रोफेसर हैं, चीफ हैं ट्रॉमा सेंटर एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पी शरद चंद्रा, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है न्यूरो सर्जरी एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाजरीन, मैं बार बार बता चुका हूं कि यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट एड की। तो फर्स्ट एड में एक जो हार्ट की बात आती है, हार्ट की परेशानियों की बात आती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर अब जिक्र करेंगे। और मैं यहाँ गुजारिश करूँगा डॉक्टर मोहित से वो बताएं कि इमरजेंसी के फर्स्ट एड के कौन कौन से हालात बन सकते हैं। देखिए, हार्ट का अगर हम फंक्शनिंग जाने तो उससे हमें फर्स्ट एड और इमरजेंसीज का पता लग जाएगा। क्योंकि हार्ट को सबसे पहले जो हमारे लिए कॉमन होता है वो आर्टरीज, यानी जो नाड़ियाँ जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट की मसल को पंप करने के लिए ऑक्सीजन देती हैं, उन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है। और ब्लॉकेज जो है वो हार्ट अटैक और एंजाइना का रूप ले सकती है। तो ज़्यादातर और कॉमनेस्ट जो हम इमरजेंसी हार्ट की देखते हैं वो हार्ट अटैक की इमरजेंसी देखते हैं, जिसमें छाती का दर्द होना, व्यक्ति एकदम बेचैन हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, सडनली एकदम ऑनसेट होता है ऐसा चेस्ट पेन का। तो ये चेस्ट पेन जब भी हो तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कोई हार्ट अटैक की इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये दर्द बड़ा टिपिकल होता है। जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा दर्द हो जो उसे पहले कभी अनुभव ना हुआ हो, यानी उसकी छाती कोई घोट रहा है, जैसे कोई कंप्रेस कर रहा है या कोई रस्सी की तरह कस रहा है, तो ऐसे समय पर सस्पिशन हो जाना चाहिए कि ये हार्ट अटैक या एंजाइना का तकलीफ हो सकता है। या जब बैठे बैठे आपको अंदर से छाती के अंदर सुकड़न महसूस हो, दर्द महसूस हो, तो भी आपको तुरंत इमरजेंसी केयर सीख करनी चाहिए। इसी के साथ जो दूसरी बीमारी जो हार्ट से रिलेटेड बहुत कॉमनली मिलती है वो है हमारा हार्ट फेल हो जाना। हार्ट का दूसरा ऑर्गन जो मसल होती है जो ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करती है, जब वो हार्ट मसल वीक हो जाती है, यानी ब्लड को आगे फेंकने के बजाय हमारे फेफड़ों में फेंकती है, ऐसे समय पर हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर जो है यानी उस व्यक्ति का सडनली सांस फूलेगा, सडनली उससे बैठा नहीं जाएगा, बहुत बेचैनी होगी, सीधा लेट नहीं सकता व्यक्ति। तो ऐसी कोई भी तकलीफ आपको सडनली हो या पहले प्री एग्जिस्टिंग अगर आपका कोई ऑलरेडी डायग्नोसिस है उसके ऊपर अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आपको तुरंत हार्ट केयर सीख करनी चाहिए। बहुत कॉमन हार्ट से रिलेटेड जो हमें इमरजेंसीज मिलती हैं वो ब्लड प्रेशर की इमरजेंसीज हैं। वो व्यक्ति जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या जो नहीं भी है, सडनली आपको लगता है कि बहुत सर जैसे फटा जा रहा है, बहुत बेचैनी आपको हो रही है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अगर आप ब्लड प्रेशर लेते हैं, ब्लड प्रेशर आपका शूट अप कर रहा है और ऐसी वैल्यू है जैसे 180 से ऊपर 200 से आसपास आपकी जाती है, तो तुरंत आपको हार्ट के लिए इमरजेंसी के किसी भी नियर बाय सेंटर में जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और केयर सीख करनी चाहिए। और चौथी इमरजेंसी जो हमको जरूर ध्यान रखनी चाहिए जो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है वो ब्रेन की भी हो सकती है, वो है सडनली बेहोशी आ जाना। व्यक्ति जो हार्ट को धड़काने के लिए हमारी रिदम होती है, यानी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जो हार्ट के अंदर, अगर वो इलेक्ट्रिकल सर्किट खासकर बुजुर्गों के अंदर एज के साथ साथ वो वीक हो जाती है या कभी कभी इलेक्ट्रिकल करंट उसके अंदर प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं करता है तो हार्ट का धड़कना बंद हो सकता है और ऐसे समय पर व्यक्ति चक्कर खाकर एकदम गिर सकता है। और इसका बहुत इजी तरीका है, अगर आप उनकी पल्स को देखेंगे तो पल्स उनकी ना केवल वीक होगी लेकिन उनकी पल्स 20, 30, 40 यानी बहुत कम आ जाएगी, नॉर्मल 60 से सिग्निफिकेंटली कम आ जाएगी। और यदि पल्स रेट बहुत तेज हो जाता है यानी व्यक्ति को धड़कन महसूस होती है तो यह भी एक इमरजेंसी का रूप लेता है। ऐसे समय पर तुरंत हमें मरीज का ईसीजी कराकर उसको इमरजेंसी में ले जाना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब एक मोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगर घर में किसी को दर्द है
और बहुत टिपिकल दर्द हुआ है, तो अक्सर हम लोग इस दर्द को गैस का दर्द समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज हमको सबको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर व्यक्ति जो है 30 से 40% लोग जिनको एक्चुअली हार्ट अटैक होता है वो केवल गैस का दर्द समझ के अपने आप को इलाज नहीं कराते, केवल कोई गोली ले लेंगे, गैस की गोली ले लेंगे और पूरी रात उनको इस घुटन महसूस होती है, अगले दिन जब आते हैं तो मेजर हार्ट अटैक हो चुका होता है। इसलिए जरा भी कोई भी एटिपिकल यानी ऐसा दर्द, ऐसी घुटन, ऐसा भारीपन छाती के अंदर जो आपके जबड़े तक भी जाता है, हाथ में भी जाता है, या अनयूजुअल है आपके लिए, आप उस चीज के लिए तुरंत सतर्क रहिए और तुरंत ईसीजी कराइए। मोहित, आप बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं सारी चीजें। ये बहुत ही खास बात आपने यहाँ पर बताई है कि अक्सर लोग समझते रहते हैं कि उनको गैस की परेशानी हो रही है और उसको बर्दाश्त करते रहते हैं, और इसके साथ साथ वक्त गुजरता रहता है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बहुत सारी परेशानी बढ़ जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर मोहित से आगे, लेकिन फिलहाल मैं रुख करूंगा यहाँ पर डॉक्टर कामरान फारूकी की तरफ। फारूकी साहब, आप ये बताइए कि ज़्यादा ट्रॉमा सेंटर में आप जॉब करते हैं, ट्रॉमा सेंटर के हेड हैं, जॉब क्या करते हैं, तो वहाँ पर किस तरह के जो ट्रॉमा वाली परेशानी देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है? तो फरहान साहब, जो ट्रॉमा सेंटर में सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी कि 2 व्हीकल्स के अंदर क्रैश हो गया, मोटरसाइकिल वाले जो पेडेस्ट्रियन है वो चल रहे हैं, रोड चलते चलते टक्कर हो गई, उनको फ्रैक्चर हो गया, उनको चोट लग गई, ब्लंट ट्रॉमा हो गया एब्डोमेन में। एक तो जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो आते हैं। दूसरे जो घर पे इंजर होते हैं, जैसे एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो गिर गए, ट्रिप हो गए स्टेयर्स पे, तो गिर के चोट लग गई, हड्डी फ्रैक्चर हो गया। 2 ही टाइप के आते हैं। थोड़े थोड़े वो भी आते हैं कि भैया आपको घर पे डोमेस्टिक इंजरीज हो गई, कहीं कट लग गया, कहीं बर्न हो गया, उस टाइप के आते हैं। बट मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ आते हैं पेशेंट्स वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के आते हैं। रोड जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके आपको देखने को मिलते हैं। आपसे बात जारी रहेगी, एक कॉल ले लेता हूँ यहाँ पर। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। मेरा सवाल था कि अगर जब मिर्गी पड़ती है तो अक्सर होता है कि कहीं पे भी होता है, जैसे एक बार मेरे सामने बैंक में पड़ा था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में समझ में नहीं आता कि उसके साथ पहला ट्रीटमेंट क्या किया जाए, तो उसमें हमें कैसे काम करना चाहिए? ये मिर्गी की बात हो रही है, डॉक्टर शरद चंद्रा की तरफ मैं आऊँगा और उनसे गुजारिश करूँगा, आपने सवाल सुन लिया है, आपका क्या रिएक्शन रहेगा यहाँ पर? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब भी किसी को मिर्गी पड़ती है ये तो बहुत ही डरावनी होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो लोग कोशिश करते हैं कि उनको कुछ जूता सूंघाएं या उसके मुंह में कुछ चम्मच लगाएं या उसको पानी कुछ पिलाएं, तो ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए। जब भी आप देखते हैं मिर्गी किसी को भी पड़ रहा है, सबसे पहले उनको लिटा दीजिए, उसके पास मत जाइए ताकि उसको हवा लेने में, उसको सांस लेने में काफ़ी कुछ स्पेस मिल जाए। उसको एक तरफ कर दीजिए करके, अगर उसको टाई लगा हुआ है, कुछ कॉलर लगा हुआ है, उसको निकाल दीजिए, शर्ट को निकाल दीजिए ताकि सारा कुछ लूज हो जाए, और एक करवट करके आप प्लीज़ वेट कर लीजिए। बस इतना ही करना है। 80-90% जो मिर्गी के दौरे हैं ये अपने आप 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। जब तक आप देख रहे हैं मिर्गी हो रही है तब तक दौरा आधा लग गया है, उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर कहीं पे कोई डॉक्टर मौजूद है तो उसकी भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन अगर मरीज को 5 मिनट से ज़्यादा मिर्गी पड़ रही है, जो कुछ केसेस में हो सकता है, लेस देन 5% केसेस में, इसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो इस समय इनको तुरंत कोई भी जो बेस्ट नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अक्सर ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों जिनको मिर्गी की बीमारी है उनको पॉकेट में कुछ तरह का आइडेंटिफिकेशन होता है, उसमें बताया जाता है कि वो कहाँ पे हैं, वो क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन मुद्दे की बात है, अगर मिर्गी पड़ रही है तो सिंपल बहुत चीज़ है, एक तरफ करा दीजिए, कॉलर को हटा दीजिए, थोड़ा सांस स्पेस दीजिए, जूता बिल्कुल मत सूंघाइए, चम्मच मत डालिए, वेट करिए, अपने आप वो मिर्गी के दौरे 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इन बातों को समझने की बेहद ज़रूरत है यहाँ पर, और जैसे कि डॉक्टर चंद्रा ने बताया, ये सारी बातें इन पर अमल कीजिए, और कभी भी खुदा न खास्ता इस तरह की परेशानी होती है तो उन चीज़ों को अमल में लाइए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
डॉक्टर चंद्रा, आप ही की तरफ मैं आऊँगा यहाँ पर। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो यहाँ पर फर्स्ट एड की बात हो रही है, तो अगर हम ब्रेन के हिसाब से बात करें, दिमाग के हिसाब से बात करें, तो दिमाग के कौन कौन सी ऐसी परेशानियाँ हैं जो अक्सर देखने को मिलती हैं और जिनमें इमरजेंसी या फर्स्ट एड देने की बेहद ज़रूरत है? बिल्कुल। तो दिमागी में एक तो आप मिर्गी देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। दूसरा है स्ट्रोक। स्ट्रोक एक बीमारी, काफ़ी भयानक बीमारी है जिसको इमीडिएट फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। तीसरा है हेड इंजरी, जैसे फारूक साहब बता रहे थे कि किसी को भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। और चौथा है कोई भी कारण की वजह से जिसकी वजह से मरीज बेहोश है। तो सबसे पहले बताता हूँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मान लीजिए आपने किसी को देखा रोड के साइड में गिरे हुए हैं, बेहोश हैं, तो सबसे पहले उसको कोई भी बोरे में पकड़ के नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनको स्पाइन की फ्रैक्चर हो। अगर ये करेंगे तो स्पाइन का फ्रैक्चर और भी खराब हो जाएगा। उनको एक पल्ले के ऊपर, एक लकड़ी के पल्ले के ऊपर सीधा लेटाना चाहिए। अगर काफ़ी कुछ खून हो रहा है तो आप उसको करवट कर सकते हैं, लेकिन जब आप करवट करेंगे हाथ और पाँव दोनों एक यूनिट जैसे करवट होना है सर के साथ। ये नहीं कि आपने सर को ऐसे घुमा दिया है और बाकी हिस्सा ऐसा है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ फ्रैक्चर है तो फिर मुश्किल है। तो इस तरह अगर कुछ खून निकल रहा है तो वो बाहर निकल सकता है, कोई झाग निकल रहा है तो निकल सकता है। अगर मरीज को स्ट्रोक हुआ है तो आप देख सकते हैं कि एक हाथ या एक पाँव में कमजोरी होगी, मरीज बोलने में लड़खड़ा रहा होगा, जीभ एक तरफ चला गया होगा या मुंह एक तरफ चला गया होगा या आंखें ऊपर चला गया होगा, एक तरफ हो गया होगा। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि शायद स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक का एक कॉमन कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर, जैसे डॉक्टर साहब अभी समझा रहे थे। जब हाई ब्लड प्रेशर परसिस्टेंट रहेगा तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होकर स्ट्रोक हो सकता है। तो उस वक्त में मरीज को देखना चाहिए कि अगर झाग निकल रहा है तो आप एक करवट कर दीजिए, जो झाग निकल रहा है उसको निकलने दीजिए, थोड़ा लूजन अप कर दीजिए और हॉस्पिटल को जितना जल्दी हो उतना जल्दी हॉस्पिटल में ले लेना चाहिए, क्योंकि आज के रेट में स्ट्रोक ट्रीटेबल है। अगर मान लीजिए बिना ब्लीडिंग, स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं। एक है जहां पे ब्लड वेसल सिकुड़ के बंद हो जाता है, इसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक करते हैं। इसमें हम बोलते हैं वाइट स्ट्रोक, जहां पे सीटी स्कैन करते हैं तो बिल्कुल एक तरफ काला पड़ जाता है। दूसरा है रेड स्ट्रोक या ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक, जहां पे एक कोई नसें हैं जो फट जाता है। तो अगर ये वाइट स्ट्रोक है या सिकुड़ने वाला स्ट्रोक है तो इसको हम तुरंत आज के रेट में इंजेक्शन दे सकते हैं तुरंत, लेकिन ये 6 घंटे के अंदर हमें दे देना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, एक कॉल आ रही है, ये कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल। हेलो 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 डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अपना सवाल पूछिए। सरस चंद्रा जी, आप ही के पास आऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ, ये बता रहे हैं कि अचानक से इनको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। आंखों में धुंधलापन, देखिए आंखों में धुंधलापन के लिए कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको उस तरह में हेडेक हो रहा है तो एक माइग्रेन का सिम्टम हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपको आंखों के अंदर ही आपकी कुछ बीमारी है जो आपको आंखों के लिए चेकअप करना पड़े। बहुत ही कम कारण है जिसके वजह से एक ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, जिसके वजह से अंदर सर के अंदर प्रेशर बढ़ता है, जिसके साथ हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है और उसके साथ आंखों का धुंधलापन हो सकता है। लेकिन ये करीबन 5% या 4%, 3% से कम है। मोस्ट ऑफ द केसेस या तो ये कोई लोकल आई की बीमारी है या हो सकता है ये कोई माइग्रेन की सिम्टम हो, जैसे आपको माइग्रेन की हेडेक होता है उसके साथ धुंधलापन भी आ सकता है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और हम आपसे गुजारिश करेंगे आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और जो भी वो आपको तजवीज़ करता है उस पर अमल कीजिए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैं रुख करूँगा डॉक्टर ताब का। डॉक्टर मोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अक्सर जो हार्ट के प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं और सुनने को मिलती हैं वो रात में मिलती हैं। रात में हमारे पास गाड़ी नहीं होती है, रात में पब्लिक कन्वेंस जो होता है उसकी भी दिक्कत होती है। तो ऐसे वक्त में अगर हॉस्पिटल जाने में देर हो रही है पेशेंट को, तो वहाँ पर घर पर हम किस तरह से उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं? देखिए, अगर
हार्ट अटैक की समस्या लगती है, यानी अनयूजुअल सा छाती में दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो इमीडिएटली आपको पहला अरेंजमेंट तो करना है कि किसी भी प्रकार से अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर पे पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि ईसीजी की सुविधा और बाकी जो दवाइयां हार्ट अटैक के लिए दी जाती हैं ज्यादातर वो घर में अवेलेबल नहीं होती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हाई सस्पिशन है तो सॉर्बिट्रेट की गोली, अगर टिपिकल छाती का दर्द है वो आप जबान के नीचे रख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो हार्ट अटैक का दर्द है वो कम हो जाता है, आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई रिस्टोर होने के चांसेस हो जाते हैं। 3 बारी से ज्यादा रिपीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये छाती का दर्द हाई चांसेस हाई हार्ट अटैक के, तो ही आप दीजिएगा सॉर्बिट्रेट की गोली, वरना नॉर्मल किसी व्यक्ति को अगर हम सॉर्बिट्रेट की गोली दे देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर कम होके वो बेहोश भी हो सकता है। दूसरा, यदि आपके पास घर में इकोस्प्रिन की गोली है यानी एस्प्रिन की गोली है, एस्प्रिन खून पतला करता है, वो भी आप गोली मरीज को दे सकते हैं। और इन द मीन टाइम आप मरीज को डीप रेस्पिरेशन कराते हुए नियरेस्ट कोई भी साधन आपको मिले, जरूरी नहीं आप एम्बुलेंस की वेट करें, आप कोई भी साधन ले सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट कुछ भी, आप नियरेस्ट हॉस्पिटल सेंटर पर पहुंचे। दूसरा, अगर कोई ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या किसी का ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी चिंता नहीं, कोई ऐसा फेलियर का साइन नहीं है, कोई ऐसा सांस नहीं फूल रहा, तो ऐसे समय पर कॉमन दवाइयां होती हैं ब्लड प्रेशर लोअर करने की, जो नहीं यूज करनी चाहिए, जो हम यूज करते हैं घर में, उसका नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है निफिडिपिन। निफिडिपिन यानी डेपिन के नाम से आती है। अक्सर हम लोग कोशिश करेंगे गोली जबान के नीचे रख देंगे और ये बहुत नुकसान करती है, इसलिए प्लेन एम्लोडिपिन की गोली जो है वो 10 मिलीग्राम की गोली मिलती है, आप इजीली आराम से दे सकते हैं, उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो करने के लिए हमारा ध्येय ये कभी भी नहीं होता कि हमें उसे नॉर्मल लाना है, लेकिन हम केवल उसको एक बेसिक लेवल पर लाते हैं, यानी 140-50 तक हम इनिशियली एक्सेप्ट करते हैं और फिर रूटीन डॉक्टर को हमें उसे दिखाना चाहिए। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर यानी सांस बहुत तेजी से फूल रहा है। सर, ये सांस फूलने की बात आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा, एक कॉल ले लेता हूं, उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम का खैर मकदम, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 80+ एज का हूँ, मेरा ये हार्ट का मसला है और मेरे वो हार्ट में वो लगी है, वो सेलेटिन लगाई हुई है 22 में। जी, आपका सवाल क्या है? थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए, इसे रिपीट कीजिए प्लीज। अब मैं ये रिक्वेस्ट है, मैं ये दवाई खाता हूँ टिडोमिक प्लस और कंकार जी, और कभी कभी ये इवियान भी खाता हूँ जी। तो मुझे ये होता है, ये होता है, ये हार्ट का मेरे ख्याल से प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं। जी जी जी, हम डॉक्टर साहब से आपकी बात पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस तरह की सलाह? जैसे मुझे जो समझ में आया कि 2022 में इनका कोई ऑपरेशन हुआ है। जी जी, मैं आपको केवल 2 चीजें जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपका हार्ट अटैक का यानी कोई प्रोसीजर हुआ है जिसमें आपको इम्प्लांट या स्टेंट कुछ डाला हुआ है, तो आपको दवाइयां बिल्कुल रेगुलरली खानी है, जैसे सवेरे और शाम खा रहे हैं। ज्यादातर चांसेस होंगे कि आप खून पतला करने की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली और ब्लड प्रेशर यानी हार्ट को सेफ रखने की गोली आप खा रहे होंगे, उनको रेगुलरली लीजिए। कोई भी गोली को मिस बिल्कुल मत करिए, वरना ये काउंटर अटैक कर सकता है और आपको सडनली दोबारा अटैक की प्रक्रिया दोबारा हो सकती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो ये जो भी परिवर्तन आपको करना है वो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रखकर करें। डॉक्टर से संपर्क रखना है और जो डॉक्टर क्या उन चीज़ों को करना है, ये जैसे डॉक्टर मोहित ने बताया, ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है। अगर आप दवाइयाँ जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की हैं उनको बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, तभी आपका इलाज सही होगा और डॉक्टर की निगरानी में होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप सांस फूलने की बात कर रहे थे और आपने शुरू में भी एक बात बोली थी कि अगर किसी को रात में परेशानी हो रही है, वो गैस्ट्रिक उसे समझ रहा है और वो उसको टाइम निकाल रहा है, तो वो हार्ट पर किस तरह से असर डालेगी, जरा सा शॉर्ट में बताइए प्लीज। देखिए, अगर आपको ये हार्ट अटैक की प्रक्रिया चल रही है और उसे हम गैस का समझते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हम इसमें कहते हैं समय मसल के बराबर है। जितना समय आप लेट करता जाएंगे उतना हार्ट की मसल डैमेज होती जाएगी। उसके बाद आप कोई भी प्रोसीजर कराएं, आपको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तभी गोल्डन आवर यानी 1 घंटे या 2 घंटे का हमारे पास गोल्डन समय होता है जिसमें आपको नियरेस्ट हार्ट केयर सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि 2 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, इलाज शुरू होने की जरूरत है। जरूर। डॉक्टर फारूक, ये आपकी तरफ मैं आऊंगा यहाँ पर। अभी आपने बताया जैसे कि एक्सीडेंट्स की बात की, आपने ट्रॉमेटिक चीजों की बात की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर ये हादसा हो गया है कहीं पर, किसी की हड्डी टूट गई है, तो वहां पर उसको किस तरह से फर्स्ट एड दी जा सकती है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जनरली क्या होता है कि एक्सीडेंट्स में या तो हड्डी टूटती है या कोई ब्लड वेसल या नर्व डैमेज होती है। तो जो डेथ्स होती हैं वो ब्लीडिंग की वजह से होती है। पेशेंट का इतना खून बह जाता है कि वो
हॉस्पिटल तक पहुंचने या तो बहुत सीरियस होते हैं या उससे पहले ही वो दम तोड़ देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई आपको लग रहा है कि खून बह रहा है तो उसको किसी भी बैंडेज से, दुपट्टे से, किसी भी रुमाल से कस के बांध दीजिए ताकि ब्लड स्टॉप करे। राइट, दैट इज़ वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि जो खून बह रहा है, जो डेंजरस हो सकता है लाइफ के लिए, वो सबसे पहले स्टॉप किया जाए। दूसरा होता है कॉमनली कि कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो हड्डी फ्रैक्चर में क्या है कि जैसे आपके आसपास कोई आपको लकड़ी का पट्टा मिल गया या कोई प्लास्टर तो खैर रोड पे नहीं होता है, बट समथिंग हार्ड प्लास्टिक की कोई चीज़ मिल गई या फुटर टाइप की चीज़ मिल गई या लकड़ी का पट्टा मिल गया, तो आप उसको हल्के से, उसको जो भी पार्ट डैमेज है उसको उस पर रख के आप बांध दीजिए किसी चीज़ से, ताकि वो अननेसेसरली ज़्यादा हिले नहीं। अगर ज़्यादा हिलेगा नहीं तो नर्व का डैमेज होना या मसल का डैमेज होना या खून की नली का डैमेज होना ये सबसे कम हो जाएगा, और फिर आपको हॉस्पिटल जाना है। तो दो चीज़ों का इंपॉर्टेंस है, एक तो आप जहाँ भी हड्डी टूटी हुई है उसको आप इमोबिलाइज कर दें, यानी कि कम से कम हिलने की कोशिश करें, चाहे आपको लकड़ी के पट्टे से बांध दीजिए या किसी स्पाइन बोर्ड पे या किसी और चारपाई टाइप, मतलब उसको बांधना है, हमारा जो मकसद है उसको वहां पर वो कस के बांध दे, बहुत ताकि वो चीजें हिले नहीं और जो चीज नुकसान हो चुका है वो वहीं रहे, आगे ना बढ़े। इस चीज को समझना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर फारूकी ने बताया, किसी भी तरह की इंजरी होती है तो वहां पर उसे बांध दीजिए और इस चीज को समझिए। कॉल आ गई है, कॉल लेते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत जारी रखेंगे। हेलो 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 डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि ये हमारे परिवार में एक शख्स को दमे की बीमारी थी, दमा चलता था, दमे की सांस की बीमारी थी, तो उनको कोई डॉक्टर साहब ने कहा कि बकरे का पिपड़ा खाइए, बकरे का पिपड़ा और केकड़े का सूप कीजिए, तो वो कुछ दिनों में उनका दमे की बीमारी ठीक हो गई। लेकिन हमारे देश में एक चर्चा है कि मांस खाने से शरीर में बीमारियां बढ़ती और सामर्थ्य बुद्धि होती है, गर्म बुद्धि होती है, जबकि मांस नहीं खाने वालों आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका सब्जेक्ट है। आप कुछ बताइए कि भाई मांस शरीर के लिए हानिकारक है कि फायदे का, क्योंकि रेड मांस मीट तो हानिकारक है, लेकिन जैसे मछली, केकड़ा, अंडे वगैरह। डॉक्टर मोहित, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना आप बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे घर में किसी को सांस की परेशानी थी और दमे की उसमें प्रॉब्लम बताई गई। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए, और दूसरा एलोपैथी लें या दूसरी गोली लें, देखिए ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन दमे की बीमारी के लिए आपको रेस्पिरेटरी फिजिशियन यानी जो सांस के डॉक्टर हैं उनको दिखाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत कॉमनली होता है कि जिन लोगों को सांस फूलता है वो दमा दमा करके हम लोग जो हार्ट फैला हुआ होता है उसको हम मास्क कर देते हैं, उसको हम भुला देते हैं। यानी अगर ऐसे मरीज को रिलीफ नहीं मिल रहा है सांस की बीमारियों की गोलियां लेते हुए भी, तो मैं आपको स्ट्रांगली बोलूंगा कि हार्ट का एक ईसीजी और इको जरूर कराएं। कभी कभी फैला हुआ हार्ट भी बार बार हार्ट को, ब्लड को लंग्स में पंप करने के कारण दमे जैसी बीमारी को मिमिक करता है, और अक्सर हम लोग लेते हैं सांस की दवाइयां या इनहेलर लेते रहते हैं और होती ही निकलती वो हार्ट की बीमारी है। तो दोनों चीजों को लें और जो गोलियां आप लें उस पर निष्ठा और विश्वास से करें, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर मोहित ने बात बताई है, अक्सर ऐसा देखने में आता है अगर कोई किसी को सांस फूलने की परेशानी हो रही है तो ज़्यादातर लोग उसको यही कहते हैं, एक लेमन की बात मैं कर रहा हूँ, कि आपके लंग्स में कोई परेशानी हो सकती है, आपको दमा हो सकता है। बात ये नहीं है कि आपको दमा है या नहीं है, बात ये है कि आपने डॉक्टर से कितना अपना इवैल्यूएशन कराया है, आपने कितने टेस्ट कराए हैं और डॉक्टर ने आपके बारे में क्या डायग्नोज किया है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। कभी भी छोटी बड़ी परेशानी हो तो एक अच्छे माहिर डॉक्टर की तरफ जाना बेहद जरूरी है। ये हमारा पैगाम भी है एक छोटा सा। यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। बताइए अपना क्या सवाल है आपका। मैं वॉशबेसिन का हाथ धो गया था 28 तारीख को जी, और मैं कब दे दिया कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब मुझे होश आया तो मैं देखा तो मैं तो जमीन पे पड़ा हुआ जी। और मुझे उठाने वाले आए, उन्होंने बताया कि बस ये सारा पिछला 2-4 सेकंड का ही है। ओके। और पर्स के बाद मैं अच्छा खासा हो गया और मैं अपने कामों में लग गया। ओके ओके।
डॉक्टर शरद चंद्रा, जहाँ तक मेरे समझ में आया है, ये कह रहे हैं कि ये कुछ काम कर रहे थे घर में और अचानक से अनकॉन्शियस हो गए और जब इनको होश आया तो ये बिस्तर पर थे। तो मेरे ख्याल से ये हमें मतलब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरह की वजह हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है, या इनको क्या करने की ज़रूरत है? ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे मरीज इसी तरह आते हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं और सडनली अनकॉन्शियस हो गए हैं और इसके लिए कोई विटनेस नहीं है। देखिए, अनकॉन्शियसनेस होने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं कि उसको कहीं दौरा तो नहीं पड़ा, जिसको हम बोलते हैं सीजर। सीजर और मिर्गी एक जैसा नहीं होता है, सीजर किसी को भी हो सकता है और किसी को लगातार सीजर पड़ता रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि उसको एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी है। तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर कोई भी आता है कि पहली बार में अनकॉन्शियस हुआ हूँ और किसी ने नहीं देखा है, तो हम फिलहाल उनके लिए कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। हम देखते हैं कि उसको ब्लड शुगर तो नहीं है, कहीं हाइपोग्लाइसेमिया तो नहीं है, मतलब शुगर का लेवल कम तो नहीं हो गया जिसकी वजह से अनकॉन्शियस हो गया, उसका ब्लड प्रेशर ठीक तो है। फिर देखते हैं उसको और कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे कि सर में दर्द हो रहा है, कि हेडेक हो रहा है या उल्टी हो रही है। अगर हमें कुछ सस्पिशन लगा तो हम एक सीटी स्कैन कर लेते हैं देखने के लिए कि ब्रेन में तो कुछ नहीं है। अगर सारा कुछ नेगेटिव है तो उस समय हम कुछ नहीं करते हैं, हम यही बोलते हैं कि हम प्रिकॉशन के साथ हम आपको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे 1-2 हफ्ते में जो होगा, और ये एडवाइस करेंगे कहीं पर भी जाएं तो आप किसी के साथ चले जाइएगा, अकेले मत जाइए और अपने आप को ऐसे पोजीशन में मत रखिए कि अगर आप अनकॉन्शियस हो गए तो आपको हानिकारक हो सकती है, जैसे कि आप अकेले स्विमिंग कर रहे हैं या अकेले कहीं छत के ऊपर चढ़े गए हैं। तो यही हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो बहुत बार हमने देखा है कि अगर कोई अनकॉन्शियस होता है वो 1 टाइम एपिसोड होता है, उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं होती है, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता क्यों होता है। लेकिन कॉमनली अगर देखें तो दौरों की वजह से, जिसको हम सीजर बोलते हैं, उसके वजह से अनकॉन्शियसनेस आ सकती है। वही हमारा हाईएस्ट सस्पिशन होता है। ठीक, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक चीज़ मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा, डॉक्टर कामरान फारूकी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी, उसके बाद कॉल आ गई, वो मैं उनसे थोड़ा सा और खुलासे से पूछना चाह रहा था। डॉक्टर कामरान फारूकी ने बताया किसी भी तरह की इंजरी होती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, आमतौर पर उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लोग नहीं लेते और कोशिश करते हैं कि जल्दी से इसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। लेकिन इसमें इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने उसको ब्लड को नहीं रोका और आप उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ही कोशिश करते रहे तो हो सकता है उसका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाए और डॉक्टर्स के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, कभी भी ऐसा हादसा होता है सबसे पहले उसका ब्लड रोकने के लिए कुछ भी तदबीर या काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर शरद चंद्रा, मैं आप ही के पास वापस आऊँगा। यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ ट्रॉमेटिक जो ब्रेन इंजरी है वो क्या होती है, और इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि अचानक से कोई ऊंचाई से गिर गया है और सर के बल गिर गया है तो उस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अगर एक होता है कि पूरे ब्रेन में ट्रॉमा हुआ है और ऐसा कोई फोकल इंजरी, मतलब कहीं एक जगह पे कोई ऐसा कोई चोट नहीं लगा है, इसको हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी बोलते हैं। तो इसमें मरीज बिल्कुल बेहोश हो सकता है और इसमें ऐसा कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है जिसमें आपको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। फिर कोई फोकल इंजरीज भी हो सकती है। फोकल इंजरीज में खून का जमना हो सकता है। अगर ब्रेन के अंदर जमा तो उसको हम कंट्यूजन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। अगर ब्रेन के बाहर जमा तो उसको हम एपिड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं। तो इसमें जिसका आउटकम अच्छा होता है, ये जब खून बाहर के हिस्से में जमा हो और ब्रेन को दबा रहा हो, तो ये एक इमरजेंसी सर्जरी होता है जिसमें हमें तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और मेन बात यह है शरद चंद्रा जी, यहाँ पर एक कॉल भी आ गई है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं, जैसे डॉक्टर कामरान ने बताया, डॉक्टर मोहित ने बताया, उससे बचना चाहिए और सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए पेशेंट को लेकर। एक कॉल आ गई है, वो ले लेता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। जी डॉक्टर साहब बताएं अपना सवाल। सभी डॉक्टर्स को नमस्कार। नमस्कार, बोल रहे हैं। फर्स्ट एड की बात हो रही है जी। छोटा मोटा चोट लग जाती है तो मरहम पट्टी कर दिया, ये कर दिया, ये तो बहुत मतलब कॉमन चीज है। लेकिन वो बीमारियां जिनमें तो गोल्डन आवर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
जैसे एपिलेप्टिक अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, या कोई दूसरा इस तरह का इस्तेमाल अटैक वगैरह। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्डियक अरेस्ट लें तो एक जो CPR देने वाला बंदा है उसका ट्रेन होना कितना जरूरी है। यदि कोई गलत आदमी CPR दे दे तो उस पेशेंट को क्या नुकसान हो सकता है। जी डॉक्टर मोहित, किस तरह का रिएक्शन रहेगा आपका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत रेलेवेंट है एक जनरल पब्लिक के लिए। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और ये अभी चीज़ें हमारे यहाँ लैक करती हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए सब जगह आजकल नॉर्मल पब्लिक फोरम्स में, सोसाइटीज़ में एक एक्टिविटी जो कि फ्री कराई जाती है वो है CPR की ट्रेनिंग। CPR की ट्रेनिंग एक कॉमन व्यक्ति को जरूर आनी चाहिए। इसमें पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ का कोई नहीं। अब CPR होता क्या है? CPR है कार्डियो यानी हार्ट, पल्मनरी यानी लंग, और रिससिटेट यानी जो व्यक्ति अरेस्ट में है उसको वापस उससे लाना। अब जब तक डॉक्टर की वेट कर रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है, उसको ले जाना है, उससे पहले या जैसे अभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बताई, ब्लीडिंग है, वो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, ऐसे समय पर एक नॉर्मल व्यक्ति भी CPR की ट्रेनिंग के द्वारा उसको रिवाइव कर सकता है, जो व्यक्ति जिसको इंजरी हुई है या अरेस्ट हुआ है। इसमें कुछ ज्यादा खास बड़ी बात नहीं होती है, केवल आपको ट्रेनिंग मिले यानी एयरवे को आपको मेंटेन करना है, ABC एयरवे को मेंटेन करना है, यानी उसके पोस्चर को इस तरह कि वो सांस लेता रहे। ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए आपको ध्यान रखना है और सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो कार्डियक मसाज हम अक्सर देखते हैं वो देना है। इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, इस पे वीडियोस भी अवेलेबल है। लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जहां पर भी हैं, आप अपने नियरेस्ट हेल्थ केंद्र पे या हॉस्पिटल में जाके आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपकी सोसाइटी में आके एक डमी मॉडल लाते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक आम देश के नागरिक को इसके बारे में पूर्णतः मतलब अवेयर रहने की जरूरत है, इसे समझने की जो बहुत ज्यादा अवेयर, किसी को CPR आना चाहिए और CPR की अहमियत को समझना चाहिए। फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर शरद चंद्रा, कुछ कहने चाह रहे हैं आप? एक कॉल भी आ गई, आप बताइए अपना सवाल। बस एक हल्की सी चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप म्यूजिक ऐप में जाके डालेंगे जी CPR बीट म्यूजिक जी, तो आपको बहुत सारे गाने आ जाएंगे जिसमें आपको वो बीट होगा जिस बीट से आपको CPR देना है। जी जी जी। तो यहाँ तो एक मनोरंजन का भी साधन हो गया है कि साथ साथ आप मनोरंजन भी करिए और चीजों को सीखिए और किसी की जान बचाइए। एक कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं। लगता है कि हमारा जो कनेक्शन हो नहीं पा रहा है टेक्निकल इशू की वजह से। आपने एक चीज़ बात बोली डॉक्टर मोहित, यहाँ पर CPR की बात आप कर रहे हैं और बहुत से लोग करते हैं। मैं एक जानना चाहता हूँ, हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि CPR देने की हर पेशेंट को ज़रूरत है या कैसे पहचाने कि इसको CPR की जरूरत पड़ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई पेशेंट आपके सामने बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस पड़ा है जी, अनकॉन्शियस, उसकी ब्रीदिंग है, आप देख रहे हैं वो हाँफ रहा है, यानी वो सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहा, उसके लिए सिंपल है, आप यहां पे रखेंगे, आप देखेंगे उसकी ब्रीदिंग एक्टिविटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ब्रीदिंग यानी उसको CPR देना पड़ेगा, उसको रेस्पिरेशन देना पड़ेगा। आप पल्स हर व्यक्ति देख सकता है, अगर आप पल्स पर हाथ रखेंगे आप देखेंगे उसकी धड़कन नहीं आ रही है, एक्सट्रीमली वीक है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को हार्ट को भी रिससिटेट करना है और लंग के लिए भी उसको। जी, इससे हम पहचान सकते हैं। डॉक्टर फारूक आपकी तरफ यहाँ पर आएंगे, फ्रैक्चर की यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा, कितने तरह के आमतौर पर फ्रैक्चर देखने में आते हैं? और एक चीज इसमें और ऐड कीजिएगा डॉक्टर साहब कि कौन से फ्रैक्चर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, अगर उनको हम स्पाइन के अलावा भी और कुछ होते हैं, जैसे नेक का होता है बहुत खतरनाक होता है, जैसे कि और कूल्हे की हड्डी होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, तो ये बताइए कितने तरह के आमतौर पर फ्रैक्चर्स होते हैं? तो फ्रैक्चर बॉडी में तो एक्चुअली 2 से 14 बोन्स होती है। जी जी जी। तो हर हड्डी टूट सकती है। इन जनरल क्या होता है, जो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स होते हैं जी, जैसे ये टांग का फ्रैक्चर हो गया, लेग का फ्रैक्चर हो गया, हिप का फ्रैक्चर हो गया, ये काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि इनमें ब्लड लॉस का भी बहुत चांस होता है। जैसे अगर टांग का जो फीमर जिसे हम बोलते हैं, जो टांग का फ्रैक्चर है जी, अगर इसमें हो गया तो ऑलमोस्ट 1.5 to 2 लीटर ब्लड लॉस हो सकता है, जो कि जान के लिए खतरा बन सकता है। जी जी। एक तो ये है। दूसरा तो ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर शरद चंद्रा ने बताया कि जो स्पाइन के फ्रैक्चर्स हैं, स्पेशली जो गर्दन के फ्रैक्चर्स हैं, अगर उसको आपने इमोबिलाइज नहीं किया किसी भी तरह से, चाहे आप कॉलर लगा दीजिए या 2 ईंट उठा के साइड में रख दीजिए ताकि गर्दन ना मूव करे, अगर वो आपने नहीं करा और आप ऐसे ही गोदी में उठा के या ऑटो में उठा के ले आए तो उसका रेस्पिरेशन भी डैमेज हो सकता है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है तो मसल जो है रेस्पिरेशन से वो नहीं चलना बंद हो जाती है। और अगर आपने ज़्यादा हिलाया तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि मरीज सांस लेना ही बंद कर सके। तो स्पेशली जो गर्दन की फ्रैक्चर्स हैं उसमें बहुत केयरफुल रहना होता है, इमोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी ना किसी तरह से, या तो सर्वाइकल कॉलर लगा दीजिए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो तो हमेशा कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है वो एक स्पाइन बोर्ड में विद सर्वाइकल कॉलर या सर्वाइकल रिस्ट्रेंट जिसे बोलते हैं उनको लेके आते हैं। बट चलिए अगर आपके पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो कम से कम एक हार्ड सरफेस पे या तो लकड़ी का पट्टा हो बड़ा वाला, या इवन
एक चारपाई वो पर रख बातें लीजिए। आपने बताई उन पर बहुत ही समझने की जरूरत है, वो बहुत जरूरत भी है उनकी कि उन्हें करना है। अच्छा, एक चीज में शॉर्ट में बताइए कि गर्दन की हड्डी में कितने % चांसेस रहते हैं सर्वाइव के लाइफ में? वो डिपेंड करता है कि किस आपके level सामने जो की- केसेस आए, आपने कितने लोगों को इसमें देखा कि लोग देखिए survive हमारे कर पास गए? जो आ जाते हैं सर्वाइव करते हुए, तो हम लोग तो उनको ऑपरेट करके जी। एटलीस्ट 50 to 60% पेशेंट को हम घर बाहर भेज सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। 60% को हम बाहर वापस भेज एक देते हैं। कॉल और आ गई है, वो ले Sure. लेते हैं यहाँ पर। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। अभी आपसे बात मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पाई थी। मैं बस 2-3 सेकंड को ही हुआ था और मुझे देख डॉक्टर चंद्रा, ये आप समझ गए होंगे, आप किस तरह का रिएक्शन आप, ये जब इनको ये अनकॉन्शियस हुए तो उसके चंद सेकंड के बाद ये खुद खड़े हो गए और ये ठीक हो गए। तो ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही ये अनकॉन्शियस हुए। इनका सवाल ये है कि ये क्या हो सकता है? देखिए, मैं हाथ धो रहा था, आप बैठा और मैं 2-3 सेकंड की बेहोश रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर मोहित कुछ कहना चाह रहे हैं? काम लग गया। जी डॉक्टर मोहित। ये एक्चुअली 90 to 95% जो सडनली ऐसी बेहोशी आती है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कॉमन सिनकपी कहते हैं, यानी वासोवेगल सिनकपी कहते हैं। देखिए, अगर उम्र ज्यादा होती है, कोई व्यक्ति सडनली बिस्तर से उठेगा, एकदम बैठेगा, रात को जब आप टॉयलेट के लिए जाएंगे या सडनली आप धूप में खड़े होंगे तो अक्सर आप देखेंगे आप बेहोश हो जाते हैं और मात्र 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड में आप खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे कॉमन सिनकपी को आप ध्यान रखिए, लेकिन उसके साथ जो डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर रूप से कुछ टेस्ट बताए हैं, वो डॉक्टर को मिलकर आप जरूर इवेल्युएट करिए। और ऐसे लोगों को जिनको ये होता है, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वो बिस्तर से उठें घर में, वो सहारा लेके उठें, उठकर वो केवल 10 सेकंड पांव नीचे लटका के बैठें, वेट करें। कुर्सी से उठकर सडनली आप टॉयलेट की तरफ जाते हैं तो ध्यान रखें, आप थोड़ा सा 5 सेकंड का वेट करें। रात को जब आप पर्टिकुलरली टॉयलेट जाते हैं तो लोअर लाइट, घर के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइट लगा के रखें जो जमीन की लाइट होती है, ताकि आपको बेहोशी है, आप किसी चीज को पकड़ पाएं। और लास्ट चीज, बुजुर्गों के लिए जो बहुत जरूरी है, बाथरूम में आप हैंडल्स लगा के रखें ताकि टॉयलेट करते वक्त या नहाने से उठते वक्त आप उस हैंडल को पकड़ के उठ सकें। आप इस सिनकपी से जो ब्रेन की इंजरी हो सकती है, कुछ हो सकता है, उसको आप अवॉइड कर पाएं। राइट। डॉक्टर चंद्रा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ, जैसे सवाल आपके लिए था? जी मैं यही बताना चाह रहा था। जी, सिनकोपी एक ऐसा चीज़ है जो अक्सर दौरे के से कंफ्यूजन हो जाती है। तो बहुत बार फिजिशियंस, डॉक्टर्स को भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दौरा है कि सिनकोपी है। तो उसके लिए हम एक टिल्ट टेबल टेस्ट करते हैं, जहां टेबल जो है उसको हम अपने आप ऊपर ऐसे करते हैं, जैसे करने से अगर सिनकोपी है तो उस समय वो बेहोश हो सकते हैं। राइट। और किसी को और ये कभी कभी और ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को सिनकोप होता है उसके बाद उनको दौरा भी हो सकता है। ओके। तो ये सेटल करने के लिए आप जरूर जाके एक अच्छे एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मिलिए, राइट, ताकि राइट, वो राइट। इस इशू को सेटल कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ये सारी बातें जो बताई हैं, ये बहुत ही कारगर बातें आपकी रहेंगी, इन पर अमल कीजिए। और जैसा कि डॉक्टर चंद्रा ने बताया, किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाइए। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुका है। यहाँ पर हम फिर से दोहराएंगे एक बात कि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। ये फर्स्ट एड की बात तब होती है जब कोई परेशानी होती है, किसी तरह की दिक्कत आती है, तो लेकिन अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लें, चीज़ों को समझें किसी और सुकून से कामों को करें, तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी और फर्स्ट एड की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो जल्द से जल्द आप लोग उससे बाहर भी आ जाएंगे, जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया, कुछ चीज़ों पर अमल करके। यहाँ पर अब मैं गुजारिश करूँगा तीनों एक्सपर्ट से कि आप अपने मैसेजेस, अपने पैगाम दें, और वो पैगाम दें कि ये हालात कभी बने ही ना। किस तरह का पैगाम रहेगा आपका? देखिए, मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहूँगा और ये बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं। देखिए, ABCD सबको आती है, केवल ABCD ध्यान रखें। A यानी असेस और अलर्ट, यानी हमेशा सजग रहें। इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ ऐसी है जो डेवलप होती है, उसको ध्यान करके डॉक्टर को दिखाएं। B यानी आप अपने ब्लड प्रेशर को कम से कम साल में एक बारी चेक कराएं, यदि आपको नहीं है, अगर है तो महीने में कम से कम एक बारी चेकिंग ज़रूर कराएं। C अर्थात कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की चेकिंग बिल्कुल रेगुलरली करें, साल में एक बारी कोलेस्ट्रॉल कराएं। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के लिए एक मेजर कारण होता है। और साथ में सिगरेट यानी C, उसको बिल्कुल बंद करें। स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में आपको बंद करनी है।
डी अर्थात डायबिटीज, डायबिटीज में शुगर का प्रॉपरली कंट्रोल रखें, और डी डाइट भी आता है, अच्छा भोजन खाएं, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और ई होता है रोज व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, आधे से पौना घंटा वॉकिंग करें, और साथ में ई के साथ इमोशनल कंट्रोल अर्थात मन को भी शांत, संयम और मेडिटेशन के लिए समय निकालें। यदि इन 5 बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आपका हार्ट, ब्रेन, सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ये जो ए से लेकर ई तक बताया है डॉक्टर मोहित ने, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन पे अमल कीजिए। लेकिन जो ई वाली बात है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो ये सारी चीज़ों की आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, यानी कि एक्सरसाइज का। अब डॉक्टर फारूक साहब, आपसे मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे यहाँ पर? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी व्यूअर्स को, वो ये है कि भाई आप जब मोटरसाइकिल वगैरह 2 व्हीलर्स यूज़ करें तो एटलीस्ट हेलमेट ज़रूर पहनिए। मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं वो भी हेलमेट पहने, और दूसरा जो पिलियन राइडर हैं वो भी हेलमेट पहने। मैंने देखा है कई लोग, इवन ड्राइवर्स एंड पिलियन राइडर्स दोनों हेलमेट नहीं पहनते। तो एटलीस्ट ये नहीं है कि भाई अगर आप एक्सीडेंट होगा तो पिलियन राइडर को हेड इंजरी नहीं हो सकती। तो काफ़ी सारी जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट केसेस आते हैं उसमें सर की चोट होती है। अगर वो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का पहनेंगे और हेलमेट पहनेंगे तो सर की चोट बहुत बच सकती है। एक तो ये, और दूसरा ये है अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाएं, लेकिन पहले पूरी कोशिश करें किसी तरह से पट्टी बांध के, रुमाल बांध के, दुपट्टा बांध के, साड़ी बांध के, कुछ भी ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश करें। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा कार सीट बेल्ट के बारे में बताइए। लोग उसको लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं है, लोग उसको सिर्फ कानूनी तौर पर डर के उसे लगाते हैं। उसकी अहमियत थोड़ा सा यहाँ पर रोशनी डालिए। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ना कि फ्रंट पैसेंजर्स, क्योंकि फ्रंट पैसेंजर्स एज पर लॉ सीट बेल्ट लगा लेते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि चालान हो जाएगा, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करते कि इवन जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनको भी लगाना चाहिए। क्योंकि जब व्हीकल हाई स्पीड व्हीकल क्रैश होता है तो सिर्फ ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर्स को नहीं, बल्कि जो पीछे वाली रो में बैठे हैं, जो सेकंड रो में जो पैसेंजर्स हैं, नॉट जस्ट द ड्राइवर, उनको भी उतना ही वेलोसिटी से चोट लगती है। तो अगर उनको भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए, सभी को हमारी कंट्री में इसको समझना चाहिए। बैक सीट पैसेंजर्स है वो सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो सीट बेल्ट अगर आप स्पेशली अगर हाई स्पीड में ड्राइविंग है, जैसे हाईवे पे जा रहे हैं, तो सीट बेल्ट आदत में शुमार हो कि आपको सीट बेल्ट लगानी है और अपनी जान बचानी है, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी बेदार करना है इसको लेकर। यहाँ पर मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा डॉक्टर चंद्रा से, यहाँ पर आप अपना किस तरह से पैगाम देना चाहेंगे, और साथ में ब्रेन हेल्थ को भी लेकर आप उसमें ऐड कीजिएगा। डॉक्टर चंद्रा। मैं बस इतना बोलूँगा कि हमें फर्स्ट एड की तरफ पब्लिक को, जनता को बहुत ही डर है, और ये इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है। हमारे यहाँ जब भी किसी को चोट आती है या किसी को भी फर्स्ट एड आती है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा पब्लिक कुछ करती नहीं है। सब लोग खड़े होकर आपस में पूरा घेर के देखते रहते हैं, कुछ लोग अपना मोबाइल बनाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि किसी को पता नहीं क्या करना है, लोग डरते हैं, लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ करूँगा तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम आ जाए, तो इस तरह लोग सोचते हैं। तो ये एक ही तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो है एजुकेशन। हमें कंपलसरी करना चाहिए कि फर्स्ट एड, सीपीआर बिल्कुल कंपलसरी हो प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन में। हर एक बच्चे को आना चाहिए कि अगर वो देखे फर्स्ट एड तो उसको रेस्पॉन्सिबली जाके कैसे रिएक्ट करे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो आपने पूछा है कि ब्रेन हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, देखिए ब्रेन और हार्ट बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। जो चीज़ दिल की है वो चीज़ ब्रेन की भी है। तो उसके मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर आप अपना कम रखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर से समझाया है। ब्लड प्रेशर कम रखिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखिए, एक्सरसाइज करिए, अपनी मेंटल एक्टिविटी को एक्टिव रखिए। आपको अच्छा सोशल इंटरेक्शन करना है। अभी आते हुए हम अल्जाइमर्स डे मना रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छा सोशल इंटरेक्शन रखेंगे, अगर हम हेल्दी ब्रेन एक्सरसाइज करें, जैसे चेस खेल रहे हैं या पजल्स कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हमारा ब्रेन एक्टिव और सुस्त रहे, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बताई और फर्स्ट एड को लेकर बहुत ही लोगों को बेदार करने की कोशिश की। तीनों एक्सपर्ट का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाजरीन, ये जो बातें आज हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, उम्मीद करते हैं ये बातें आपने समझी होंगी, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को आप समझेंगे, और हो सके ये जो फर्स्ट एड की बात है कभी आपकी ज़िंदगी में ना आए, ऐसी हमारी दुआ है। और अगर आ भी जाती है तो इंशाअल्लाह वो उससे आप जल्द से जल्द बाहर आएँ। आज का हमारा प्रोग्राम फर्स्ट एड पर था। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम के हवाले से, तो अपना जो ईमेल दिखाया जा रहा है हमारे
इस वक्त स्क्रीन पर आप उस पर मेल कर सकते हैं और अपने सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ये प्रोग्राम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए, खुश रहिए और जैसा कि डॉक्टर फारूकी ने बताया, सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए और हमेशा खुश रहिए। आदाब। घर, स्कूल और गाड़ी में फर्स्ट एड किट ताज़ा दवाओं के साथ मौजूद हो। जख्म को हाथ लगाने से पहले हाथ धोएं या दस्ताने पहनें ताकि इन्फेक्शन ना हो। बिजली के तार ढीले ना छोड़ें। फर्श खुश्क रखें। आग बुझाने का इंतजाम करें। CPR, पट्टी बांधने और जलने पर फौरी इक़दाम करने के तरीके सीखें। एम्बुलेंस, डॉक्टर या करीबी अस्पताल के नंबर हर वक्त आसानी से दस्तयाब हों। बच्चों को छोटे हादसात में मदद करने और बड़ों को फौरन इत्तला देने की तरबियत दें। फर्स्ट एड बॉक्स में रखी हुई दवाओं की तारीख यानी एक्सपायरी डेट चेक करते रहें। फर्स्ट एड के बाद मरीज को लाजमी तौर पर अस्पताल या डॉक्टर तक पहुंचाएं।